हम तो बहुत पढ़ते हैं, हम तो बहुत पढ़ते हैं, हमें फिर भी मार्क्स नहीं आते। कितने घंटे एक दिन में पढ़ रहे हैं? अगर आपने पूरी पढ़ाई कर रखी, प्रिपरेशन कर रखी, तो किस बात का डरना भाई। लेकिन लत लग गई तो बुरी बात है भाई, ये तो नहीं आएगा। रट्टाफिकेशन, गुड प्रिपरेशन ओनली फॉर एग्जाम। आज 2 मंथ में प्रिपरेशन कैसे करें, हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और आप लोग बहुत खुश भी हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि इस बार पढ़ाई आप लोगों ने ना के बराबर की है, और जो की भी है वो ऑनलाइन की है। अभी तक आपने जो भी यूनिट टेस्ट दिए, प्री बोर्ड दिए, एग्जाम दिए, मोस्टली ऑनलाइन दिए हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल। लेकिन भाई अब तो एग्जाम्स आपके ऑफलाइन होने वाले हैं और हॉल में जाकर के आपको एग्जाम देने हैं, गूगल वहां पे काम नहीं आएगा। तो फिर अब आप लोगों को ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे करें भाई, कैसे लास्ट 2 मंथ में प्रिपरेशन कैसे करें। इसके लिए आज कुछ स्ट्रेटजीज लगानी है, हम कुछ टाइम टेबल्स देखेंगे, हम कुछ मैजिक स्ट्रेटजीज देखेंगे जिससे कि अच्छे से प्रिपरेशन की जा सके। एक्चुअली आपने देखा होगा, एक ही क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक ही सिलेबस होता है, एक ही टीचर होते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत ज्यादा चेंज आते हैं। भाई ऐसा क्या हुआ, पढ़ाने वाला भी सेम है, टीचर्स भी है, सिलेबस भी सेम है, स्कूल भी सेम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर मार्क्स में इतना डिफर क्यों होता है? रीजन कि हमारे अपने पढ़ने का तरीका जो है ये भी मैटर करता है। हम एक पढ़ाने वाले टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं या कैसा पढ़ा रहे हैं ये भी जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ आज यही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए जा सके। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिनकी हेल्प से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, मेक ए डेली रूटीन, यानी डेली रूटीन बना करके आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करिए कि आप कितने घंटे एक दिन में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, टाइम अगर आपको ये लग रहा है कि 2 मंथ है तो ऐसा मत बोलिए, ऐसे बोलिए सिर्फ 2 मंथ है, ठीक है। अब देखिए 2 मंथ में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, है ना। तो इनको एक तो डिवाइड कर लीजिए। और डेली रूटीन का मतलब है मेरा कि हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है, सुबह जल्दी उठ के, कोई रात में देर तक पढ़ना पसंद करता है। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि हमें किस टाइम पढ़ना है। आप घर में सुनते होंगे सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं यही बोलते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। क्यों? पहले के टाइम में सुबह जल्दी उठ के पढ़ना बड़ा अच्छा होता था। रीजन क्या था कि ज्यादातर जगह पे रात में लाइट नहीं आती थी, तो सुबह उठ के पढ़ना आसान होता था और सुबह शांति भी रहती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, हम किसी भी टाइम फ्री होके पढ़ सकते हैं। मोस्टली लोग लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करते हैं, हम भी भाई लेट नाइट ही पढ़ते थे। एक्चुअली होता क्या है कि आप रात में तो 1-1:30 बजे 2 बजे तक जग लोगे, लेकिन सुबह 5 बजे उठना नॉट पॉसिबल। आप 12 बजे सो जाओ लेकिन सुबह 5 बजे नहीं उठ पाओगे, है ना। सुबह आपको उठाना पड़ेगा, जब आपके स्कूल का टाइम होगा, जब आपको कहीं जाना होगा, तो आपके पेरेंट्स आपको जबरदस्ती उठा ही देंगे। लेकिन रात में अगर आप पढ़ लेते हो तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आप बिल्कुल शांत होते हैं, आसपास भी शांति होती है, घर में भी बिल्कुल शांति होती है, सब लोग सो चुके होते हैं, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, ठीक है। तो जैसा जो प्रेफर करता हो उसके अकॉर्डिंग अपना डेली रूटीन बनाइए। हम मॉर्निंग में उठे तो हमने कितने घंटे पढ़ा, स्कूल गए, स्कूल से जाने के बाद कितने घंटे पढ़ा, ट्यूशन गए, वहां से जाने के बाद कितना घंटा पढ़ा, वहां से हमने होमवर्क को इतना टाइम दिया, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, हमने लंच टाइम क्या लिख रखा है, ब्रेक लंच ब्रेक क्या, शाम को हमने सपर टाइम क्या रखा है, या हमने अपने खेलने के लिए कुछ मस्ती का टाइम कितना रखा है। तो आई होप ये स्लोप जो है आप इनको डिवाइड कर दीजिए, इनको आप सॉर्ट आउट कर दीजिए। इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल बना के दिखा रहे हैं जो लेट नाइट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है। ओके, तो ये एक हम डेली रूटीन का टाइप लेके आए हैं कि आप डेली रूटीन में कैसे आप वर्क कर सकते हो। हाँ, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये चेंजेस करने मेरे पास ये टाइम नहीं सुटेबल है, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। मॉर्निंग गेट रेडी एंड गो टू स्कूल। सुबह आपको तैयार होना है, स्कूल जाना है, आप नहाए धोए तैयार नाश्ता किया, स्कूल चले गए।
अब इसमें आपको चेंज कर सकते हो कि अगर आप स्कूल गोइंग नहीं है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग लेट होती है कुछ स्कूल टाइम से, तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। यदि आपकी स्कूल की छुट्टी है, आपको स्कूल नहीं जाना है, देन आप इस टाइम को भी अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं टाइम पे। नेक्स्ट, आफ्टर स्कूल डू योर होमवर्क एंड असाइनमेंट एक्सेट्रा। स्कूल से आने के बाद जो टाइम होता है उसमें आप अपना होमवर्क और असाइनमेंट भी कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग योर लंच। ठीक है, कुछ टाइम रेस्ट किया, लंच किया एंड देन अपना असाइनमेंट या होमवर्क करिए। आपको कहीं जाना है आप जाइए। एटलीस्ट 1 आवर प्ले एंड रिफ्रेशमेंट टाइम होना चाहिए। यानी कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, इसका मतलब आपको ये नहीं है कि आप बिल्कुल जेल में बंद होने जा रहे हो, आपको सजा मिल रही है। आप इंजॉय करिए, लेकिन टाइम स्लॉट कम कर दीजिए। जैसे आप 2-3 घंटे खेल रहे थे या बहुत टाइम आप इंजॉयमेंट में दे रहे थे, नहीं, अब आपको टाइम कम कर देना है। ठीक है, कम से कम 1 घंटा तो आप खेलेंगे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, जहां भी आप कंफर्टेबल है, जिनके साथ आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने आप को पूरी तरह से रिफ्रेश कर लीजिए कि हाँ अब हम रिफ्रेश हैं, अब हम पढ़ने के लायक हैं। अब स्टार्ट होता है आपका टाइम टेबल कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए 5 PM to 8 PM आपको फर्स्ट टॉपिक उठाना है। फर्स्ट टॉपिक कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका इंग्लिश का हो गया, SST का हो गया, साइंस या मैथ का कोई भी टॉपिक हो गया जो आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आप टफ ही उठाइएगा, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं, लेकिन हाँ जो आपको ठीक लगे वो आप उठा सकते हो। क्योंकि इसमें 3 घंटे का आपको गैप मिला है, 3 आवर्स का आपने इसमें आपको टाइम दिया है, तो आप 3 आवर्स एटलीस्ट एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 PM to 8:30 PM यानी हाफ आवर आप इसके बाद रेस्ट करेंगे। ये 3 घंटे पढ़ने के बाद आपने हाफ आवर का एक ब्रेक ले लिया। अब इस ब्रेक के बाद में 8:30 to 9:30 यानी 1 आवर यहां पर आपको मिल रहा है। 1 आवर आप इजी टॉपिक को उठाइए। इजी टॉपिक इन द सेंस ऑफ हिंदी हो गया, आपका कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, जिनके पास में है टूरिज्म का हो गया, जो कुछ बच्चों ने टूरिज्म ले रखा है, ये जो भी आपको इजी टॉपिक लग रहा है, साइंस या मैथ का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, SST का भी कोई टॉपिक हो सकता है, जो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, आप जो आपका फेवरेट टॉपिक हो, इजी टॉपिक बना लिया। एटलीस्ट 1 आवर उसके लिए टाइम मिल गया। आफ्टर दैट 9:30 to 10:30 आपने डिनर किया और फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड किया। क्योंकि डिनर करने में 1 आवर नहीं लगता है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे 1 आवर का टाइम गैप दिया है, जिससे आप अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ में बात कर सकें, अपना रूटीन एक्सप्लेन कर सकें, अपनी पढ़ाई कैसे चल रही डिस्कस कर सकें, और इसके साथ साथ आप डिनर कर सकें। इस टाइम गैप में आपके सारे काम हो जाएंगे। अब यहां के बाद क्या है कि सब तो सोने जा रहे होंगे, अब आप हो गए अकेले जो पढ़ने वाले हैं। अब आप यहाँ पर साइंस या मैथ के जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं, जिनमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, फुल्ली कंसंट्रेशन चाहिए, उन टॉपिक को आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10:30 to 1:30 एटलीस्ट 3 आवर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम गैप को बढ़ा भी सकते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 3 आवर मोर देन 3 आवर आप पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि आपको सुबह उठना भी है, तो आप ज्यादा लेट करेंगे तो सुबह उठने में दिक्कत होगी, फिर हेडेक होगा, फिर तबीयत खराब होगी एक्सेट्रा। तो नॉट मोर देन दैट, इतना तो सफिशियंट है। एटलीस्ट आप 2 आवर तक कर सकते हो, 2 o'clock तक कर सकते हो। ठीक है, इससे बाद में क्या होता है कि आपको थकान लगती है, आप सोचते चाय बना लेते हैं, कॉफी बना लेते हैं, या कुछ खाने के लिए देखते हैं। ठीक है, फिर आप उसके बाद मोबाइल देखने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, टाइम डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, एक कंसंट्रेशन पीरियड जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये सफिशियंट टाइम है। आफ्टर दैट आप सोने के बाद फिर मॉर्निंग अपने रूटीन पे आ जाएं। अच्छा हाँ, एक चीज और कहनी है यहाँ पर। अब जब आपके पास बहुत थोड़ा समय बचा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आपको खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए। ये नहीं कि भाई 3 घंटे का टाइम आपको मिला है पढ़ने के लिए, ये आपने टाइम टेबल में बनाया है, सब तो सो गए, कोई आपको गाइड तो कर नहीं रहा है, कोई आपको वॉच नहीं कर रहा है, आपने फोन उठाया, शुरू हो गए। मोस्टली ये होता है, फोन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हम सोचते हैं 10 मिनट का अलार्म लगा के फोन देखते हैं, 10 मिनट के 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 1 घंटा कब हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। तो भाई सेल्फ कंट्रोल इज बेस्ट कंट्रोल। सबसे ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल खुद का होना चाहिए। हर समय आपके ऊपर मदर या आपके फादर या आपके कोई भी फैमिली मेंबर, कोई गार्जियन आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वॉच नहीं करेगा।
अब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आप बड़े हो गए हो, आपको खुद पे कंट्रोल आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टाइम रूटीन को डिजाइन कर सकते हो, इससे पढ़ने में भी आसानी रहेगी। और कितना टाइम आप ले रहे हो, हमने यहाँ स्कूल के टाइम के होते हुए आपको 6 आवर आपको यहाँ पे दिए हैं, 7 आवर स्कूल टाइम के साथ में 7 आवर्स आपको मिले हैं। अगर आपका स्कूल नहीं है तो आप मोर देन 5 आवर यहां भी ऐड कर सकते हो अपने टाइम टेबल में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेक अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू डेट शीट। टाइम टेबल अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग बनाना है। डेट शीट के अकॉर्डिंग कैसे बनाना है? अब देखिए, आपकी डेट शीट आई है, उसमें कुछ पेपर्स में ज्यादा गैप होगा, कुछ में बहुत कम गैप होगा। अब आपको ये चूज करना है कि हमें कैसे पढ़ना है। कुछ आपके इजी सब्जेक्ट हैं, कुछ इसमें टफ सब्जेक्ट हैं। अब इजी सब्जेक्ट के बीच में अगर आपको 6 दिन का गैप है तो आप 6 डे वो इजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, उसके साथ में कोई एक टफ सब्जेक्ट भी उठा सकते हो, है ना। अकॉर्डिंग टू योर डेट शीट फॉर क्लास 10 हमने इसका भी एक टाइम टेबल बनाया है। तो ये देखिए कि डेट शीट के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे। एक तो पहले से कि हमारे डेट शीट 6 को है, 10 को है, 15 है, 21 है। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है ये क्लास 10th की डेट शीट सीबीएसई बोर्ड का लिया है। अब अलग अलग बोर्ड से भी हो सकते हैं या फिर अलग क्लासेस की भी हो सकती है, 12th की डेट शीट हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप मैनेज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको आप बना सकते हो। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक बताने के लिए कि कैसे करना है, इसके लिए मैंने ये लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे करना क्या, 6 मई को सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है, तो एटलीस्ट 2 मई से आप इंग्लिश ही पढ़ेंगे। जो भी टाइम टेबल आपको बताया, जो भी रूटीन है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे। अब हमने डिवाइड कर लिया कि 2 to 6 के बीच में हमको कितने डेज मिल रहे हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, क्योंकि 6 को पेपर है तो 4 डेज हैं। अब इन 4 डेज में हमने डिवाइड कर लिया, एक दिन ग्रामर के लिए, लिटरेचर के लिए, क्वेश्चन आंसर राइट एंड लर्न करने के लिए, अनसीन पैसेज के लिए, और लास्ट डे जो है ना ये रिवीजन ऑल द थिंग्स। तो इससे क्या होगा कि हमारे लिए पढ़ाई करना आसान हो जाएगा, पूरे पेपर को समझना आसान हो जाएगा। रिवीजन वाले टाइम में आप 3 आवर्स का अलार्म लगाकर एक क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट जरूर सॉल्व करेंगे। इससे क्या होती है कि हमें टाइम मैनेजमेंट आता है कि विद इन 3 आवर हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आफ्टर दैट इंग्लिश के बाद हिंदी में हमारे पास 3 डेज का गैप है। ठीक है, अब इन 3 दिनों में हमने सेम वही चीज, एक दिन ग्रामर के लिए, व्याकरण, ठीक है, क्योंकि व्याकरण में सेक्शन से बहुत कुछ आता है, लिखने वाले सेक्शन से बहुत कुछ आता है, पत्र लिखने को आता है, निबंध लिखने को आता है, ऐसे कई चीजें हैं जो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, और एक दिन पूरा लिटरेचर के लिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है साहित्य में। तो इस टाइप से आप डिवाइड कर लेंगे और 3rd डे जो बचेगा वो आपका फुल्ली रिवीजन के लिए बचेगा। क्लियर? फिर इसके हिंदी के बाद साइंस का है, हिंदी से साइंस में आपके पास 4 डेज का टाइम है। तो इन 4 डेज में भी हम सेम वही पहले डिवाइड कर लेंगे कि हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको टाइम डिवाइड करना। 4 डेज का टाइम है तो लास्ट डे तो छोड़ दो, 3 डेज आपके पास बचे। 3 डेज में आपको पूरा रिवीजन करना है साइंस का। ठीक है, अब देखिए साइंस में आपको 13 चैप्टर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं 13 चैप्टर आ रहे हैं। अब 13 चैप्टर को आपने 4 करके यहाँ डिवाइड कर लिया। लास्ट डे में आप 5 चैप्टर, कोई 2 इजी चैप्टर एक साथ रख लिया, आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। लास्ट जो 4th डे बचेगा उसमें आप पूरा रिवीजन प्लस टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम पेपर सॉल्व करने की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने टाइम मैनेज किया। सेम वही कि साइंस और मैथ के बीच में 5 डेज का गैप है, तो सेम वही चीज कि साइंस से मैथ में जब आप जंप करेंगे तो 5 डेज को आपको वही चैप्टर को डिवाइड करके करना है। मैथ में कितने चैप्टर है ये भी देख लेते हैं। मैथ में आपके 15 चैप्टर हैं। ठीक है, तो 5 डेज जो आपके पास गैप मिला है साइंस से मैथ में, 5 डेज में से 1 डे तो आपने ही छोड़ दिया। 15 चैप्टर को 4 डेज में डिवाइड करेंगे, यानी कि एटलीस्ट 4 चैप्टर विद इन 1 डे आपको रिवाइज करने हैं। तो इस तरीके से आप अपना डिवाइड कर सकते हो। आफ्टर दैट मैथ के बाद एसएसटी, इसमें 5 डेज का गैप है, लेकिन अब आपको एसएसटी आपने बहुत कम पढ़ी होती है, सभी को पता है, सब एसएसटी बहुत कम पढ़ते हैं। उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, किसी को चैप्टर के नाम भी नहीं पता होते हैं। तो आपके पास पूरा सफिशिएंट टाइम है कि आप एसएसटी को अच्छे से पढ़ सकें।
अब लास्ट में संस्कृत की बात है, तो आपको पता है कि किसी किसी के पास संस्कृत है, किसी के पास नहीं, किसी का दूसरे सब्जेक्ट है, तो वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से इजी वे में आप अपनी पढ़ाई को शेड्यूल बना सकते हो, सिस्टमेटिक ढंग से प्लान कर सकते हो, जिससे क्या होता है पढ़ना आसान हो सकता है। आप पूरा बोझ एक साथ ना लेकर के धीमे 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 उसको शिफ्ट करिए, ठीक है। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स है यहाँ पर कि अगर आपके घर में कोई शादी है और आपको प्रिपरेशन करनी है, तो 4-5 महीने पहले प्रिपरेशन बहुत स्लो होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी डेट कम पास आती जाती है, शादी की डेट पास, वैसे प्रिपरेशन तेज होने लगती है। और लास्ट टाइम में जब लास्ट 4-5 डेज बचते हैं, तो इतने लोग बिजी हो जाते हैं कि उनको और किसी के लिए टाइम नहीं मिलता, सिर्फ प्रिपरेशन में लगे होते हैं, कहाँ क्या जानना है, कैसे काम होना है ना। तो सेम हियर कि जब हमारे पास पूरा टाइम था तब हम इतना ज्यादा हरी अप नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास 2 मंथ का समय, हमें प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। जब लास्ट टाइम आएगा तो हमारी प्लानिंग चेंज होगी, हमें पूरी तरह से डेवोटेड होकर उसी में टाइम देना है। तो इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी देखना बहुत जरूरी है, लर्न एंड टेस्ट योरसेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको लर्न करना है, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझ के आपको खुद को टेस्ट करना है। मोस्ट ऑफ क्या समझते हैं कि हमने रीड कर लिया, हो गया, अब हमें याद हो गया, या हमने 2-3 बार इसको रट लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, याद हो गया। अरे भाई एक बार लिख के तो देखो। डेफिनेटली 100% बता रहे हैं हम आपको, जब अगर आप कोई क्वेश्चन याद करते हो, उसको लर्न करते हो, रिवाइज करते हो और फिर उसको लिख के देखते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जरूर होंगी, या फिर आप आंसर भी भूल जाते हो कई बार ना। तो ट्राई करके देख लो। अब देखिए करना क्या है, जैसे आपने एक साइंस का क्वेश्चन उठाया, उसको आपने पढ़ लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, समझ में भी आ गया, उसको बंद कर दो। आफ्टर 10 मिनट उसको राइट करो, क्योंकि सडनली आप राइट करोगे, आपको वो चीजें पूरी तरह से माइंड में प्रिपेयर है, फिट है, तो आप राइट कर लोगे। लेकिन आफ्टर 10 मिनट विदाउट प्रिपरेशन आप उसको राइट करोगे, डेफिनेटली यू विल लॉस समथिंग। आपको वो चीजें प्रैक्टिस में लानी है कि हमने जो लर्न किया वो चीज हम लिख सकें, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कोशिश ये करनी है कि आप कितना भी लर्न करने से दूर हटें और समझने की तरफ बढ़ें, क्योंकि लास्ट मंथ प्रिपरेशन है तो समझने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर होगा लर्न करिए, क्योंकि एक फॉर्मूला है, रट्टाफिकेशन गुड प्रिपरेशन ओनली फॉर एग्जामिनेशन। तो रट डालिए भाई, रट डालिए, सिर्फ एग्जाम तक के लिए, नॉट फॉर फुल लाइफ, ठीक है। वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट समझना ही सबसे अच्छा आइडिया है, लेकिन इस टाइम में विद इन लास्ट 2 मंथ यू हैव टू डू एनीथिंग। तो जो क्वेश्चन आप लर्न कर रहे हो, एसएसटी का आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसको लर्न कर लिया, तैयार कर लिया, आफ्टर 10 मिनट उसको लिख के देखो। 2 फायदे हैं लिखने से। पहला फायदा क्या है कि जब आप किसी क्वेश्चन को लिखते हो तो उसमें से मिस्टेक समझ में आ जाती हैं, क्योंकि आप लिख रहे होते हो, तो जो आपने लर्निंग की जो स्पीड होती है और राइटिंग की जो स्पीड होती है वो वैरी करती है, तो हम कुछ पॉइंट जो भूलते हैं उनको भी दोबारा हम पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जब आप बार बार लिख के देखते हो तो आपको राइटिंग स्पीड बढ़ती है, और वैसे भी इस सेशन में तो राइटिंग स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने स्कूल की कॉपियां भी कंप्लीट नहीं की है, स्कूल के असाइनमेंट भी उतने ज्यादा नहीं हुए जितने हर बार मिलते थे, तो राइटिंग स्पीड पहले से स्लो हुई है। तो भाई राइटिंग बहुत जरूरी है। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हैं, मैथ के क्वेश्चन करते हैं, साइंस के क्वेश्चन करते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, एनीथिंग आपको लिख के देखना है। लिखना सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन है डिवाइड योर चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। अब अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में कुछ चैप्टर आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, कुछ चैप्टर आपको बहुत बोरिंग लगते होंगे, जैसे पोएम के हैं, सूरदास वाले हैं, है ना। आपको लगता है कहाँ ये आ गए। कुछ स्टोरी बुक्स हैं वो आपको समझ में भी आती होंगी, अच्छी भी लगती होंगी, है ना। ये तो बात हिंदी की। ऐसे साइंस में है, साइंस में आपको कुछ चैप्टर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इजी है ना, लेकिन कुछ चैप्टर आपको बहुत टफ लगते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे मैथ्स में भी होता है, कुछ चैप्टर तो बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ चैप्टर बहुत टफ लगते हैं। तो क्या करना है कि जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं उनको टाइम टेबल में थोड़ा सा कम समय दीजिए, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट में है, वो आप अच्छे से समझ लोगे। लेकिन जो चैप्टर आपको टफ लग रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, क्योंकि भाई मार्क्स तो उसमें भी तो आने हैं। तो कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर होना चाहिए। अच्छा एक चीज बता दूं, अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि इसको हम कितनी भी कोशिश कर ले नहीं आने वाला है,
चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो ट्रिगो हो, चाहे वो लाइट चैप्टर हो, है ना। ऐसे कई सारे चैप्टर्स होते हैं, कई सारे टॉपिक होते हैं जिसमें लगता है कि भाई ये तो नहीं आएगा। तो एक सजेशन है, छोड़ो उसे। उस एक टॉपिक के चक्कर में आप पूरा सिलेबस मत छोड़ो, उस एक टॉपिक को छोड़ दो, ठीक है। लास्ट टाइम में जितना देखेंगे ठीक है, नहीं तो बाद में की जो टॉपिक बचे हैं, बाद में की जितना भी चैप्टर्स हैं, जितना सिलेबस, उस पर कंसंट्रेट करो। क्योंकि होता क्या है कि एक टॉपिक की वजह से हम दूसरे टॉपिक पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो हमें जो चीज कम समझ में आ रही, जिसमें हमें लग रहा है कि हमने भाई इसको पूरी कोशिश कर ली, साल भर पढ़ के देख लिया, नहीं आता नहीं आता है, तो भाई इसको साइड रख दो, बाद बाकी पढ़ लो, बाद में देखा जाएगा। लास्ट टाइम में हम लास्ट 2-3 डेज में इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। नहीं आया तो ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में मान लीजिए वो 5% सिलेबस के 2% टॉपिक के चक्कर में हम पूरा सिलेबस को बलि नहीं चढ़ा सकते ना, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन इजी सब्जेक्ट ऑल्सो। अच्छा, ये वाला सिस्टम ने सबके साथ देखा है। जिस बच्चे से पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो भाई, हम मैथ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, भाई हम साइंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमने इंग्लिश पढ़ी थी, लेकिन इसके चक्कर में इजी सब्जेक्ट जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। अब भाई मार्क्स तो हिंदी में भी आएंगे ना, मार्क्स तो इंग्लिश में भी आएंगे, मार्क्स एसएसटी में भी आएंगे, तो भाई साइंस और मैथ और एसएसटी के चक्कर में आप अदर सब्जेक्ट क्यों छोड़ दे रहे हो? टाइम दो। एक बात और ये बता देते हैं कि आपको एग्जाम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि हाँ बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ होंगे, बहुत नहीं भाई, एग्जाम ही है, जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं वैसे ही बोर्ड एग्जाम है। अगर आपने पूरी पढ़ाई कर रखी, प्रिपरेशन कर रखी, तो किस बात का डरना भाई। तो इसलिए पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रिपेयर होइए और बोर्ड एग्जाम को एंजॉय करिए, ठीक है। ये आपके पास एक टाइम है, अभी 2 मंथ है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो हैव अ गुड टाइम, एंजॉय योर डे। और हाँ, अवे फ्रॉम मोबाइल, एक मोबाइल को एक लिमिटेड टाइम दीजिए, क्योंकि भाई ये हमारा फ्रेंड भी है और फो भी है ना। हाथ लग गया, काम का तो बहुत है, हम आंसर सर्च करते हैं, शीट सर्च करते हैं, उनके टॉपिक सर्च करते हैं, कैसे पढ़ना ये भी सर्च करते हैं, लेकिन लत लग गई तो बुरी बात है। इसलिए हर चीज का एक लिमिटेड यूज करिए। इस समय मोबाइल का टाइम कम कर दीजिए, पढ़ाई का टाइम बढ़ा दीजिए, फिर तो एंजॉय करना है ना। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय।